वेलकम टू कैम बायो। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस लिख दिए हैं, पहले आप इन्हें खुद से ट्राई करेंगे जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी ऑर्गेनिक की और फिजिकल की ऐसी वीडियोस हमने डिस्कस कर ली हैं, तो उसी की तरह ये एक अनदर वीडियो है जहाँ पे आज हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले ये ट्राई करेंगे, खुद से कमेंट करके बताएंगे आपके खुद से कैसे कितने सॉल्व हुए और वीडियो आपको लगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं यहाँ पे इनको साइड कर देती हूँ और ये जो कुछ क्वेश्चन है ये आपको नीट और जेईई या फिर आप केमिस्ट्री के जो एग्जाम देने जाते हो, इवन बोर्ड एग्जाम में भी ये आपको हेल्पफुल करेंगे, क्योंकि कुछ ये मैंने ऐसे टॉपिक लेकर के आई हूँ जिससे आपका ये जो चैप्टर है उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है क्वेश्चन कवर हो जाए वहाँ से। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 800 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब टू 15 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यानी कि आपको क्या दे रखा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है 800 से 50 पे। अब यहाँ पे कितने टाइम में, इन 2 × 10⁴ सेकंड में। यानी कि आपको टाइम दे रखा है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इन सेकंड इनवर्स इज। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, और आपको यहाँ पे टाइम गिवन है और आपको कंसंट्रेशन के अंदर क्या चेंज हो रहा है वो गिवन है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, मैं इसे साइड कर देती हूँ और यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला रहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारे को टाइम तो गिवन है, टाइम 2 × 10⁴ सेकंड गिवन है। और बात करें ए की, तो ए क्या है, आपकी कंसंट्रेशन है। तो पहले कंसंट्रेशन कितनी थी 800, फिर बाद में डिक्रीज करके कितनी हो गई 50। तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा आपका 800, और जब डिक्रीज करके आपकी रिएक्शन के बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई 50। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो आपके पास सारी वैल्यू गिवन है और यहाँ से आपका रेट कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। इसे देखते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम गिवन है हमें 2 × 10⁴ लॉग ए कितना है 800 और a माइनस एक्स कितना है आपका 50। तो इसे सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 80 को 5 से डिवाइड कर दो 16 आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताती हूँ इसे किस तरीके से लिखेंगे, पहले से साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है k = 2.303 अपॉन 2 × 10⁴। अब हमें log 16 को लिखना है। तो log 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो आपको log 16 की वैल्यू पता हो, पर अगर हमें नहीं पता है log 16 तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, log 2⁴ ऐसे लिख सकते हैं ना log 16 को। अब देखो ये कैसे लिखा है मैंने, अगर जिससे नहीं पता है तो वो यहाँ से समझ सकता है। 2 × 2 2 × 2 एंड 2 × 2। तो 2 2 = 4, 4 2 = 8 एंड 4 2 = 16। तो यहाँ पे हमारे को हमने इसे इस तरीके से लिख दिया। हमारे को 16 लिख रहा था तो हमने इसे पावर की फॉर्म में लिख दिया। तो मैं इसे यहाँ पे अब शिफ्ट कर दूँ, यानी कि अब मैं 16 को क्या लिख सकती हूँ, इसे तो ऐसे का ऐसे रहने दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2⁴। इतना क्लियर है। अब ये यहाँ पे पावर है तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 2 × 10⁴। ये विजिबल है, हाँ विजिबल है। तो यहाँ पे ये 4 को हम यहाँ पे ले आए मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे अब क्या बचा आपका, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और अब आपको यहाँ पे log 2 की वैल्यू पुट करनी है। तो log 2 की वैल्यू तो आपको पता ही है, log 2 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 0. इसे मैं यहाँ पे रब करके बताती हूँ आगे कैसे सॉल्व करोगे इसे आप। तो यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपली कैलकुलेशन दे रखी है 2 × 10⁴। तो यहाँ पे आपको आना क्या चाहिए था, बेसिकली log 16 को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे 4 तो था ही, और log 2 की हमारी वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो ये आपकी log 2 की वैल्यू हो गई। log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर ये log 2 की वैल्यू यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे इसे आप पुट कर दोगे तो आपका जो फाइनल आंसर है इसे सॉल्व करने के बाद निकल के आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपकी क्या निकल के आएगा, वैल्यू क्या आएगी आंसर 1.386 × 10⁻⁴ ये आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी देखो यही है। तो इसका ये आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो ये क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो, प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। यहाँ पे आपको 4 ग्राफ हैं जो कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का वेरिएशन दिखा रहे हैं। द प्लॉट दैट फॉलो आर्हेनियस इक्वेशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ है जो कि आर्हेनियस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो हमारी आर्हेनियस इक्वेशन होती क्या है, k = a - E/RT इसकी पावर में होता है। अब हमें ये इसके से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं k is directly proportional to a
ई माइनस सी ए अपॉन आर टी। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ये जो टेम्परेचर है ये अपॉन में है, इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से है। तो अगर मैं ये टेम्परेचर को ऊपर लेकर के जाऊँगी तो यहाँ पे ये जो साइन है माइनस का ये चेंज हो जाएगा। और अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और तो यहाँ पे आपको बस आर्हेनियस इक्वेशन को मॉडिफिकेशन करना आना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ई प्लस ई ए, और ये जो टेम्परेचर नीचे था ये ऊपर आ गया, इसके ई ए की एक्टिवेशन एनर्जी के मल्टीप्लिकेशन में आ गया अपॉन में आर। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेंगे हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो देखो इनमें से ऐसा कौन सा ग्राफ है जो कि ये शो कर रहा है कि अगर आप के की वैल्यू इंक्रीज करोगे, रेट कांस्टेंट इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में के जैसे हम रेट कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा कि जैसे जैसे आप रेट कांस्टेंट इंक्रीज करोगे जो हमारा टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता जाएगा एक्सपोनेंशियली विद रेट कांस्टेंट। तो आपका जो रेट कांस्टेंट है इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जहाँ पे हम रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो आपका जो रेट कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर, ये आपको यहाँ से पता चल गया। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। आपसे पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए करेक्ट नहीं है। तो ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन डिफरेंशियल रेट लॉ। यस, ऑर्डर जो है हमारा वो इक्वल होता है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन के, तो ये भी ठीक है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड विद द स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। ये इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट पे। हाँ, ये भी ठीक है। ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो ऑर्डर जो है हमारा फ्रैक्शनल हो सकता है, पर यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इसकी ये गलत हो जाएगी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो हमारा ऑर्डर है ये जीरो भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है और ये इंटीजर्स में भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 140 डेज। आपको दे रखा है कि एक हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 140 डेज का है। आफ्टर 560 डेज 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट विल गेट रिड्यूस टू। आपसे पूछा है कि 560 डेज के बाद आपका जो 1 ग्राम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले तक से साइड करते हैं और लिखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास गिवन है हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास गिवन है और वो कितना है आपका 140 डेज। तो हाफ लाइफ पीरियड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा कितना गिवन है, 140 डेज गिवन है। तो हम यहाँ पे इससे क्या निकालेंगे, हम निकालते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जितने आपको डेज गिवन है, जहाँ मतलब आफ्टर जितने डेज की वो बात कर रहा है वो आप यहाँ पर लिख दो और जितनी इसकी हाफ लाइफ है वो नीचे लिख दो। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा है आफ्टर 560 डेज। अगर कुछ और पूछा होता तो हम यहाँ पे जितने भी डेज की बात करता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं हम, उसकी हाफ लाइफ। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल के आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपका ये कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में तो हमें ये निकालना है कि कितना बचेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन निकालनी है, तो इसे मैं रब करती हूँ। तो हमारी हाफ लाइफ कितनी निकल के आई है उसे साइड में लिख लेते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारी कितनी आई है, 4 आई है। इसे यहाँ पर लिख लो साइड में 4। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ। ठीक है, तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी है कि वो कितना बचेगा। तो वहाँ से आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसे, 1/2 की पावर जितनी भी उसकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ पर कितनी है, 4। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16। तो ये निकल के आ जाएगा कि 1/16 ग्राम हमारा जो है एलिमेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका जो 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट विल रिड्यूस टू 1/16 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। तो हमने किया क्या, अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें, सबसे पहले हमने हाफ लाइफ पीरियड जो कि हमें गिवन था वहाँ से हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लिए। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, जितने आपको डेज गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे उसके हाफ लाइफ पीरियड से। तो जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास निकल के आई है वहाँ से हम निकाल लेंगे कि कितनी हमारी कंसंट्रेशन लेफ्ट होगी। तो यहाँ पे हाफ लाइफ कितनी है, आफ्टर 4 हाफ लाइफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास गिवन है। तो 1/2 की पावर जितनी भी आपकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ है उसे रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये
क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, टाइम ऑफ द रिएक्शन पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे या फिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे। तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका जो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर की जगह कैटलिस्ट लिखा होता है तो कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है और आपके नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारा जो रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर, कैटलिस्ट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे हमारा रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, कि जो रेट कांस्टेंट है वो यहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको ऐसी और वीडियोज अवेलेबल होती रहे जिसमें हम इस तरीके से चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एंड नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।